हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन अकेडमी दैट इज ए टू जेड केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम कर रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12, जहां पे हमने हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज तक लास्ट वीडियो के अंदर खत्म कर दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। तो टाइम और वेस्ट ना करते हुए, बट उससे भी पहले एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ कि जितने हो सके अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर चैनल को स्प्रेड करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो बच्चा मेरे साथ जुड़ गया ना, उसको मैं टिप्स पे करवा दूंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट आप लोगों के लिए क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ फोबिया। उस फोबिया को हमने रिमूव करना है, तो जितना हो सके अपने सर्कल में इसको सर्कुलेट करिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करिए, ताकि हर बच्चे को केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्पेशली प्यार हो जाए और जो फोबिया है वो खत्म हो जाए। तो जीरो से हीरो की तरफ ही बढ़ते हुए हेलो एरीन के नए टॉपिक को शुरू करते हुए हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो टॉपिक है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक बनता है वाई। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी इसकी यही बनती है, न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट उससे पहले एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन बनता है, वाई ARX क्या है? हेलो एरीन। वाई ARX इज less reactive towards nucleophile substitution reaction than haloalkane, मतलब RX से लेस रिएक्टिव है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छी नहीं देता। कौन अच्छी नहीं देता? हेलो एरीन अच्छी नहीं देता। क्यों नहीं देता? अभी करते हैं इस चीज को कि ARX इज लेस रिएक्टिव, हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स किसके प्रति? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। ज्यादा स्टेबल नहीं है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है एज कंपैरिजन टू हेलो एल्केन। व्हाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इसको। क्या कहता है ये? रीजन सुनिए। रीजन, सबसे अच्छा रीजन क्या है इसका? कहता है पहला रीजन है रेजोनेंस। 3 रीजन है मेन, आप फर्स्ट रीजन ही कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। रेजोनेंस की अगर आप बात करें तो हेलो एल्केन के रेजोनेंस आप बना के देखना। हेलो एल्केन में एक हेलोजन पे क्या होते हैं? 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर नीचे आ गया, एक लोन पेयर उतारा, एक बॉन्ड पेयर तोड़ दिया। यही होता है हेलोजन। एक बॉन्ड जोड़ रहे हैं, एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं। तो हेलोजन के लिए ये, रेजोनेंस के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या बन गया आपका? ये बॉन्ड इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, 2 लोन पेयर रह गए, तीसरा लोन पेयर ने एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया। उसके बाद फिर दोबारा रेजोनेंस का सिंबल लगा। ये वाला जो लोन पेयर है ये इधर उतरेगा, लो जी ये इधर उतर गया, साथ में ये बॉन्ड पेयर साथ वाली पोजीशन पे टूट जाएगा। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो दोबारा रिवर्स करके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बट ये जरूरी है करना। रेजोनेंस का सिंबल, ये 2 एज इट इज चल रहे हैं, ये एज इट इज, इस बॉन्ड को यहां जोड़ दिया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, ये बॉन्ड, और ये ऐसे बन गया। कोई डाउट किसी को? आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। जिसको रेजोनेंस अच्छे लगते हैं, अच्छे लगे ना लगे, करने हैं भाई, हमारे सिलेबस में है। उसके बाद ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इस बॉन्ड को जोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं? स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 5। टोटल 5 स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेंस में। क्या कहता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस में एक ही बात लगेगी, अच्छे से पल्ले बांध लो। एक बॉन्ड जुड़ेगा, एक बॉन्ड टूटेगा। हर एक स्टेप के अंदर 2 स्टेप लगेंगे, एक स्टेप के अंदर 2 चीजें लगेंगी। एक बॉन्ड तोड़ रहे हो, एक बॉन्ड जोड़ रहे हो। तो इनकेस में हमने कर दिया रेजोनेंस। अब क्या कह रहा है? कहता है आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स, कितने स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं? 5। 3 एक्वायर डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? देखो, इसमें, इसमें और इसमें। किसके बीच में? कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन किस किस के बीच में? कार्बन एंड हेलोजन के बीच में।
कोई डाउट किसी को? और आपको पता है एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम, डबल बॉन्ड हैज स्ट्रॉन्गर, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड. अगर स्ट्रॉन्ग है देन इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड. अगर ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो क्या न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाएगी? देयरफॉर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज लेस फेवरेबल, मतलब होनी मुश्किल है. दूसरी तरफ अगर आप देखते हो, किससे कंपेयर कर रहे हो? आरएक्स से. क्या आरएक्स के अंदर कोई रेजोनेंस बन रहा है? नो रेजोनेंस, प्योरली सिंगल बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है? प्योरली सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है तो न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाती है, इजीली टेक प्लेस. आई डोंट थिंक सो किसी को कोई डाउट रहना चाहिए यहां तक कि न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि इसमें डबल बॉन्ड आता है. 5 में से 3 स्ट्रक्चर हमें ऐसे दिख रहे हैं जो कौन सा बॉन्ड एक्वायर कर रहा है? डबल बॉन्ड एक्वायर कर रहा है. अगर डबल बॉन्ड एक्वायर कर रहा है तो हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है. अगर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्या उस बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता. अगर वो बॉन्ड आसानी से नहीं टूट सकता तो क्या उसकी न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से होगी? नहीं हो पाएगी. और दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इसको हेलो एल्केन से, तो हेलो एल्केन के अंदर कोई भी रेजोनेंस के स्ट्रक्चर नहीं बनते. अगर रेजोनेंस के स्ट्रक्चर नहीं बन रहे, अगर रेजोनेंस ही नहीं बन रहा तो क्या इसमें प्योरली सिंगल बॉन्ड है? अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हम जानते हैं आसानी से टूट जाता है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाती है, उसकी नहीं होती. तो ये था हमारा एक टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है. इसका सेकंड और थर्ड रीजन भी है, बट सबसे वैलिड रीजन यही बनता है. अगर आपसे क्वेश्चन डेट नंबर में 1.5 मार्क्स में पूछा जाए तो इस पे स्टार मार्क कर लो. आपने इसी रीजन को लिख के आना है. बाकी जो 2 रीजन शॉर्ट में बताने जा रही हूँ उसको चाहे आप स्किप कर देना, बट इस रीजन को आप स्किप नहीं कर सकते. फटाफट से स्क्रीनशॉट आई थिंक ले लिया होगा बहुत दिनों के. उसके बाद सेकेंड और थर्ड रीजन इसका क्या है? सेकेंड और थर्ड रीजन इसका क्या है? सेकेंड रीजन है हाइब्रिडाइजेशन. इकट्ठे कर रही हूं. थर्ड रीजन है पोलैरिटी. देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है? एक तरफ है आपके पास हेलो एल्केन, दूसरी तरफ है आपके पास हेलो एल्केन यहां है, हेलो एरीन यहां है. जो ये वाला कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आता है हाइब्रिडाइज्ड. जबकि इस कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. हाइब्रिडाइजेशन sp2 इज शॉर्टर. जो शॉर्टर है वो उतना ही स्ट्रॉन्गर जुड़ा होगा, शॉर्टर देन sp3. अगर sp2 बड़ा, sp2 छोटा है, sp3 बड़ा है, तो जो शॉर्टर होगा वो स्ट्रॉन्गर भी होगा. और अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता. हो गया जी हाइब्रिडाइजेशन. ये था सेकंड रीजन. पोलैरिटी वाला रीजन क्या कहता है? एक तरफ आपके पास RX है, एक तरफ आपके पास ARX है. RX में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इधर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. इधर S का परसेंटेज करेक्टर 100 बाय में 4 25% आई थिंक जानते होंगे. 3 और 1 4, 100 बाय में 4. यहाँ पे S का परसेंटेज करेक्टर और 1 3, 100 बाय में 3 यानी कि 33.3%. जिसमें ज्यादा S का परसेंटेज करेक्टर है वो ज्यादा पोलर है. जितना ज्यादा पोलर है उस मॉलिक्यूल को तोड़ना उतना ही मुश्किल है. इसलिए वो हेलो एल्केन जो है वो आसानी से अपनी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन देता है, जबकि हेलो एरीन इजीली न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन नहीं देता. मैंने अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करवाने की कोशिश करी है. हाँ ये जरूर रहता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में. ऑफलाइन में थोड़ा सा बहुत आराम से करवाया जाता है, जबकि ऑनलाइन में थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन रख के चला जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते आप लोगों को हमारी वजह से 1 मिनट भी खराब हो फोन देखते हुए, तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखी जाती है. तो ये थे टोटल 3 रीजन व्हाई हेलो एरीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलो एल्केन. अब ये तो हो गया कि ये अच्छी रिएक्शन नहीं करवाता. कौन अच्छी रिएक्शन नहीं करवाता? हेलो एरीन अच्छी रिएक्शन नहीं करवाता. कौन सी रिएक्शन अच्छी नहीं कराता? न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन. हमने कहा अच्छी नहीं कराता, मैंने ये तो नहीं कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू टेक प्लेस द रिएक्शन.
इम्पॉसिबल नहीं है ना, अच्छी नहीं करवाता। अब कोई रिएक्शन अगर नहीं होना चाहती तो हमारे पास एक भाई साहब है जिसका नाम है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो काम नहीं करना चाहते, जो निठल्ले हैं, जो इस काम को नहीं करना चाहते, उसमें एक्टिव उनको धक्का देता है। टेम्परेचर धक्का देने का काम करता है, प्रेशर धक्का देने का काम करता है। तो इसके अंदर हमारी पहली रिएक्शन है हेलोएन। इसमें हमने डाला 6 to 8%, याद रखना है NaOH, याद रखना है कितने परसेंट, 6 to 8%। साथ में टेम्परेचर तुम्हारा नियर अबाउट 623, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, नियर अबाउट है ये। और 300 एटमॉस्फेयर के आसपास प्रेशर लगाया है और साथ में डाला है डाइल्यूटेड HCl। ये सारी चीजें डाली। ये सारा इतना भारी भरकम माल क्यों डाला, रिएक्शन हो नहीं रही थी, रिएक्शन को जबरदस्ती करवाना जा रहा है, रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, रिएक्शन को करवाने के लिए ये सब कुछ डाला। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा, माइनस कर दे NaCl, और बच गया क्या आपके पास, फिनोल। ये क्या था, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से कहां तक पहुंच गए आप, फिनोल तक पहुंच गए। इस रिएक्शन का एक नाम है जिसको क्या कहते हैं, डोज प्रोसेस। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लेना इसको क्या कहते हैं, डोज प्रोसेस। ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन इसमें करवाने जा रही हूं। सेकेंड रिएक्शन में इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप बताया गया है ऑन ARX के ऊपर। क्या मतलब है इसका कि NO2 ग्रुप मान लो यहां पे जुड़ गया, तो NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट लेके बैठा है, इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव माइनस NO2 के पास होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट आपको याद होगा, मैंने GOC में बताया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और ये कहां पे एक्टिव होता है, ऑर्थो एंड पैरा की पोजीशन पे। आप जानते होंगे ऑर्थो एंड पैरा की पोजीशन कौन सी होती है, डबल बेंजीन के अंदर ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये वाली पोजीशन होती है मेटा, ये वाली पोजीशन होती है पैरा। ठीक है, तो ये ऑर्थो पे आके जुड़ गया। अब ये जो 6 to 8, ये जो आप NaOH डाल रहे हो ना, ये 6 to 8% की जगह क्या कितना डलेगा, 15% और 443 केल्विन के आसपास। ये टेम्परेचर रेंज एक बार चेक कर लेना, मेरे माइंड से स्किप हो रही है। प्रेशर के बिना ये काम कर देगा, डाइल्यूटेड HCl डाल दिया। ठीक है, प्रेशर नहीं लगेगा यहाँ पे। बाकी बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन, यहाँ पे Na और Cl बाहर हो गया, माइनस NaCl कर दिया, और यहाँ पे OH NO2। मतलब NO2 ने क्या करा, NO2 ने इजी बनाया। NO2 ग्रुप जब भी जुड़ेगा तो रिएक्शन को फेवरेबल बनाएगा, रिएक्शन को इजियर बनाएगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये बात लिख लेना कि NO2 ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है। NO2 ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजी बनाने का काम करता है। ठीक है, एक तरफ तो है ये मेरा। तीसरी रिएक्शन, अगर मैं NO2 यहाँ पे भी जोड़ दूं तो ये जो 15% है ना, यहीं पे रब कर दूं, ये जो 15% है इसकी जगह एक्वियस हो जाएगा, और ये जो टेम्परेचर रेंज है ये भी कम हो जाएगी, नियर अबाउट 323 केल्विन या 363 केल्विन के आसपास हो जाएगी। रेंज चेक कर लेना, एक्वियस NaOH में ये काम चल जाएगा। ये लो जी, तो जो बनने वाला होगा वो ये थर्ड रिएक्शन। समझ आ गई मेरी बात। रिएक्शन और आसान होगी, पहले 15% NaOH डालना पड़ रहा था, अब एक्वियस पानी डाल के काम चल गया, टेम्परेचर भी कम देना पड़ा। फोर्थ रिएक्शन क्या कहता है, अगर NO2 ग्रुप एक और जोड़ दूं, ये लो जी, NO2 ग्रुप एक और जोड़ दिया, अब ये NaOH देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब ये रिएक्शन डायरेक्ट पानी के साथ, एक्वा, सिर्फ एक्वा क्या होता है, पानी के साथ काम कर गई, और टेम्परेचर रेंज आपको क्या देनी पड़ी, 323 केल्विन के आसपास। और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, HCl बाहर निकल गया, OH इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे हो गया NO2। मेरी बात समझ में आ गई। ये है आपके पास 4 रिएक्शन, जिसमें से पहली रिएक्शन को कहा जाता है डोज प्रोसेस। सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन ही है जिसे डोज प्रोसेस कहते हैं, बाकी सारी रिएक्शन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, कि कैसे कैसे कौन से सब्स्टिट्यूएंट, मतलब NO2 ग्रुप जब भी जुड़ता है तो वो रिएक्शन के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, रिएक्शन को इजी कर देता है। अब इसके बाद है, इसको मैं रब कर रही हूं, इसके बाद है आपके पास हो गई सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हेलो एरिन खत्म भी कर देंगे। इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहती है? आपको याद होगा ये रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल होता है ई पे पॉजिटिव, कोई एक ऐसा एटम या एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो कौन सा चार्ज कैरी करके बैठा है? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ई पॉजिटिव। याद करो जितने भी बेंजीन अभी बनाए थे अपन ने इसके अंदर रेजोनेंस बना के देखे, याद नहीं है तो किसी को रेजोनेंस वाला टॉपिक दोबारा निकाल लेना। बॉन्ड कहाँ कहाँ टूटता है, कहाँ कहाँ टूटता है? इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। इसे क्या कहते हैं? ऑर्थो। इसे क्या कहते हैं? ऑर्थो। इसे क्या कहते हैं? पैरा। क्या बॉन्ड कभी भी कहीं भी मेटाबॉलिज्म पे ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। जहां पे बॉन्ड टूटता है वहां पे इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। इसका मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन की भीड़ सबसे ज्यादा कहां पे होती है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे काम करती है? टेक प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा। कहां पे काम करती है? ऑर्थो एंड पैरा। सबसे पहली बात ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, स्टार मार्क करके इसको नोट कर लो। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन है आपके पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन का एडिशन देखते हैं। लो जी, हेलो एरिन मैंने ले लिया, हेलो एरिन ले लिया, हेलोजन ऐड कर दिया, मान लो Cl2 ऐड कर दिया। किसकी प्रेजेंस में? अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। क्या हो जाएगा? एक बार कहां पे, अभी आपको बताया कहां कहां पे होगी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन? ऑर्थो एंड पैरा। तो एक बार ये तो एज इट इज रहने दो, ये तो एज इट इज रहने दो। एक बार जुड़ जाएगा ऑर्थो पे और एक बार आके जुड़ जाएगा पैरा पे। ये बन गया ऑर्थो 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 डाइक्लोरोबेंजीन, ये बन गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। समझ आ गई? इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? यहाँ पे देखो पास पास है ना, स्टीरिक हिंड्रेंस आ गई। यहाँ पे देखो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। रिपल्शन मिनिमम, पॉइंट टू बी नोटेड, रिपल्शन मिनिमम तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम। स्टेबिलिटी क्या हो गई? मैक्सिमम। रिपल्शन मिनिमम तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम। आई होप समझ में आ गया होगा। ये थी इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नंबर 1। रब कर रही हूँ इसको। उसके बाद हमारी बनती है इसी की सेकेंड रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन और थर्ड है सल्फोनेशन, दोनों को इकट्ठे करवाऊंगी। सेकेंड रिएक्शन नाइट्रेशन, थर्ड है हमारी सल्फोनेशन। याद करिएगा, नाइट्रेशन के लिए एक एजेंट होता है जिसको कहते हैं HNO3, निट्रिक एसिड। निट्रिक एसिड। सल्फोनेशन के लिए एक एजेंट होता है जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका काम होता है, इस एजेंट का काम है सप्लाई करना। किस चीज की सप्लाई करता है? सप्लाई ऑफ NO2। एजेंट है तो सप्लाई करेगा, जबकि इसका काम क्या है? ये सप्लाई करता है SO3H ग्रुप की सप्लाई करता है, ऑफ SO3H ग्रुप, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा? हमने लिया क्लोरोबेंजीन, लो जी क्लोरोबेंजीन ले लिया। इसमें हमने सबसे पहले डाल दिया नाइट्रेशन एजेंट HNO3। अच्छा जी, अब क्या होगा? HNO3 डाल दिया। इसके बाद ये अभी आपको बताया कि ये किसकी, अच्छा यहाँ पे लिख लो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये काम करता है। तो यहाँ पे HNO3 का काम क्या है? सप्लाई करना। किस चीज की सप्लाई करता है ये? NO2 की सप्लाई करता है। एक बार कहाँ पे जुड़ेगा? अभी बताया इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कहाँ पे वर्क करती है? ऑर्थो पे एंड पैरा पे। तो एक बार तो ये जुड़ जाएगा कहाँ पे? ऑर्थो पे। लो जी NO2 जुड़ गया, और एक बार NO2 जुड़ गया पैरा पे, ClNO2। अब आप कहोगे मैडम कंसंट्रेटेड का क्या रोल है? कंसंट्रेटेड का रोल है डिहाइड्रेशन कराना। याद होगा आपको, डिहाइड्रेशन कराता है। इस H अगर NO2 निकल गया तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? HONO2। NO2 तो यहाँ जुड़ गया, OH यहाँ से, और जहां पे ये H है, H यहाँ से, OH और H ये बन गया, OH यहाँ से, H यहाँ से, OH और H यहाँ पे बन गया, पानी बाहर हो गया। जब भी कहीं पे कोई
बेंजीन की पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ता है तो वहां से एक हाइड्रोजन अपने आप, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन वहां से अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव होता है। सेम ऐसे ही सिमिलरली इस रिएक्शन पे आ जाओ, बिल्कुल सेम काम करेगा। H2SO4 डायरेक्ट हीट करना है, बस हीट करके काम हो जाएगा। किसकी इसकी सप्लाई कराएगा ये? SO3H। एक बार तो SO3H जुड़ेगा ऑर्थो पे, फिर कौन सा है? पैरा वाला आपका मेजर है, और एक बार SO3H जुड़ेगा कहां पे? पैरा पे। यहाँ पे भी पानी बाहर हो जाएगा जैसे इसके अंदर किया। देन ये हो गई आपकी सेकेंड रिएक्शन, ये हो गई आपकी थर्ड रिएक्शन। अगली रिएक्शन है नेक्स्ट आपके पास, आप लोग भी रिवाइज करिए, लिखवाके भी। हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक तो होती है अल्काइलेशन, पॉइंट बड़ा ध्यान से समझिएगा, एक होती है अकाइलेशन। एक होती है अल्काइलेशन, एक होती है अकाइलेशन। मेरी वीडियो को कोई भी बच्चा फॉरवर्ड करके मत देखना, क्योंकि मैं स्पीड ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी लेके चल रही हूँ। अल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ RX, याद रखना है, अल्काइल R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप RX, एडिशन ऑफ अल्काइल। अकाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O Cl, अकाइल, इस ग्रुप को कहते हैं अकाइल। तो याद सबसे बात आपको यही पता होनी चाहिए। और फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में काम करती है? प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में काम करती है। तो अब इन दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। क्लोरोबेंजीन, लो जी, क्लोरोबेंजीन मैंने ले लिया, इसमें डाल दिया CH3, लो CH3Cl डाल दिया किसकी प्रेजेंस में? अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप जानते हो हर जगह H H H H H H होता है। अब कहीं पे भी अगर कुछ जोड़ने चाहते हो तो ये H हटाना पड़ेगा, तो सेम एक बार काम करेगा, ये H हटेगा और ये Cl हटेगा, -HCl कर दिया, ये बन गया CH3। एक बार ऑर्थो पे और एक बार आपका कहाँ पे? यही स्टेप फॉलो अप होगा। ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आगे अकाइलेशन। ये तो थी फ्रीडल क्राफ्ट की अल्काइलेशन रिएक्शन। ये है हमारे पास अकाइलेशन। अकाइलेशन में क्या करना है? CH3C डबल बॉन्ड Cl, इसकी प्रेजेंस में ये काम करेगा। क्या लिया? अनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा H, ये Cl, माइनस कर दो HCl यहीं पे, तो क्या बन गया आपके पास? Cl ये रहा, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। साथ में सिमिलरली एक और स्टेप बनेगा पैरा पे, C डबल बॉन्ड O CH3। एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, एक बार ऑर्थो का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक बार पैरा का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और -HCl हो जाएगा। देन मेरी बात समझ में आ गई? ये थी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन। अब इसके बाद बस एक लास्ट रिएक्शन बची है, उसके बाद हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। तो 2 मिनट का मुझे टाइम दो, बस फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द टॉपिक। एक आधा टॉपिक जो बचा है वो मैं एक वीडियो और लेके करवा दूँ। हाँ जी, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद मेटल। ये बहुत आसान है। किसकी चल रही है? ARX की चल रही है, ठीक है। तो पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। किसकी प्रेजेंस में काम करती है? याद करो, मेटल की रिएक्शन है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वर्क करती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हमने ले लिया हेलो एरीन, ये लो ब्रोमीन वाला ले लिया, मैग्नीशियम किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा, व्हाई ड्राई ईथर इज नॉट टेकन एज या इज ओनली टेकन इन फॉर्म ऑफ
अनहाइड्रस कि जो ड्राई ईथर है वो सिर्फ अनहाइड्रस के फॉर्म में काम करता है, पानी की प्रेजेंस में वर्क नहीं करता। अच्छा जी, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन वर्क करेगी आपकी, ये आपके पास पहले हेलो एल्केन में भी आई थी, MgBr। ये जो बना है इसे क्या कहोगे? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गया। उसके बाद सेकेंड, ये क्वेश्चन लिख लेना, कमेंट करना क्या इसका आंसर रहेगा। हाँ जी, सेकेंड रिएक्शन है आपके पास रिएक्शन विद सोडियम मेटल। हाँ जी, ArX लिया, ये सेम है, 2 टाइम्स ArX ले लिया, 2 टाइम्स सोडियम डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इस 2 टाइम को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्लोरीन लिख सकते हो मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये NaCl बाहर हो जाएगा और बच गया क्या? सही बनाना है इसको, मेरी तरह कबाड़ा मत करना, ऐसे और ऐसे। इसका नाम क्या है? डाईफिनाइल, या इसको बाईफिनाइल भी कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। इस रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन। पिछले जो हेलो एल्केन के अंदर रिएक्शन करी थी वो थी रूट्स रिएक्शन, ये है आपके पास फिटिग रिएक्शन। तो रूट्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन को मिला के एक और रिएक्शन बनती है, वो भी कर लो फटाफट। लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ रूट्स एंड फिटिग मिला के, नाम है रिएक्शन का रूट्स फिटिग रिएक्शन। RX प्लस 2Na, एक तरफ RX एक तरफ क्लोरोबेंजीन, ड्राई ईथर, बिल्कुल सेम है। रूट्स में दोनों तरफ RX आया था, फिटिग में दोनों तरफ क्लोरोबेंजीन आया था। रूट्स फिटिग इकट्ठी आ गई तो एक ये एक ये, यहाँ पे क्लोरीन ले लें, ये चीज बाहर हो जाएगी, 2NaCl। बच गया क्या आपके पास? बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया? R। अगर R यहाँ पे CH3 लिया है मान के चलो, तो ये बन गया आपके पास, क्या नाम है इसका? टोलिन। ओके, ठीक है जी। तो इसी के साथ चैप्टर भी खत्म होता है और हेलो एलिन की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी खत्म होती हैं। तो इसी के साथ एक आधी वीडियो और रहेगी, शायद एक कोई टॉपिक बचा है वो मैं चेक कर लूंगी। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, मेरे साथ जुड़ के पढ़ के कैसा लग रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार बहुत अच्छे से, मैं कहती हूँ 5 टाइम्स भी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिख लिख के देखोगे ना बेटा, वो भी कम है। जितना हो सके घर पे प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के देखिए और अपने डाउट्स को कमेंट करिए। तो इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।